अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कल हमने प्रोटीन्स को थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस किया, उनकी इंपॉर्टेंस वगैरह के बारे में पढ़ा और आज हमने पढ़ना है प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स को, या मैं इसी टॉपिक को दूसरा नाम देती हूँ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब क्या होता है कि प्रोटीन अपनी फाइनल शेप तक पहुंचने से पहले पहले बहुत सारे लेवल्स पे से गुजरती है, बहुत सारी स्टेजेस आती हैं और बस उन्हीं लेवल्स को हमने पढ़ना है। और हर लेवल की शेप या स्ट्रक्चर एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होता है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स पढ़ने लगे हैं। तो एक ही टॉपिक के लिए दो डिफरेंट टर्म्स हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब चलते हैं, अपने पहले लेवल को पढ़ते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर तो आई होप हर किसी को ही पता होगा। हमें पता है कि जब प्रोटीन्स बनना शुरू होती हैं तो क्या होता है, अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड्स और चेन्स बनाती हैं। बस यही है प्राइमरी स्ट्रक्चर। अच्छा, प्राइमरी स्ट्रक्चर में दो चीजें, दो फैक्टर्स बहुत अहम हैं, अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस और अमाइनो एसिड्स का नंबर। अगर इन दो में से कुछ जरा सी भी तब्दीली हो जाए तो उसके रिजल्ट्स बहुत खतरनाक हो सकते हैं। उसकी एग्जांपल हमारे पास है सिकल सेल एनीमिया डिजीज। वो क्या है कि हेमोग्लोबिन जो प्रोटीन है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है हमारे ब्लड में, 576 अमाइनो एसिड्स से बनी होती है। तो 576 अमाइनो एसिड्स में से सिर्फ एक अमाइनो एसिड ने गलत जगह ले ली, यानी सीक्वेंस बदल गया उस एक अमाइनो एसिड की वजह से। तो नतीजे में जो हेमोग्लोबिन बनी वो इस काबिल नहीं थी कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सके। इसका मतलब यही है ना कि ये सीक्वेंस और नंबर बहुत अहम है। सीक्वेंस और नंबर कौन डिसाइड करता है? डीएनए। डीएनए इंफॉर्मेशन भेजता है इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए और उसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग प्रोटीन बनती है। आज तक हम बहुत सारी प्रोटीन्स के सीक्वेंसेस को पढ़ चुके हैं, यानी बहुत सारी प्रोटीन्स का प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें पता है। सबसे पहले सेंगर ने ये वाला काम शुरू किया था। उसने इंसुलिन और हेमोग्लोबिन का प्राइमरी स्ट्रक्चर बताया। उसके मुताबिक इंसुलिन 51 अमाइनो एसिड्स से बनी हुई है और ये 51 अमाइनो एसिड्स दो चेन्स की फॉर्म में अरेंज हो जाती हैं। एक चेन में 21 अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं, दूसरी में 30 अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं। इसी तरह उसने हेमोग्लोबिन का भी प्राइमरी स्ट्रक्चर बताया कि उसमें 576 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो चार चेन्स की शक्ल में अरेंज्ड हैं। दो चेन्स बराबर हैं, उनको हम अल्फा कहते हैं, और बाकी दो एक दूसरे से बराबर हैं, उनको बीटा कहते हैं। अल्फा चेन्स में 141 अमाइनो एसिड्स जबकि बीटा चेन्स में 146 अमाइनो एसिड्स होती हैं। तो ये थोड़ी सी चीज है जो आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी। बस प्राइमरी स्ट्रक्चर में यही कुछ है। तो क्या होता है कि कोई भी प्रोटीन ऐसी नहीं है कि वो बस चेन बना दे अमाइनो एसिड की और बस ये उसका काम हो गया, ऐसा नहीं होता। हर प्रोटीन को अगले लेवल में एंटर होना पड़ता है। अब तक हमें कोई ऐसी प्रोटीन नहीं मिली जिसने बस चेन्स बनाई हो और उसका फाइनल स्ट्रक्चर बन गया हो। तो हर चेन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में या सेकेंड लेवल में एंटर हो जाती है और उसमें क्या होता है कि जो चेन है अमाइनो एसिड्स की वो फिर फोल्ड होती है। जाहिर है स्पेस का भी कुछ मसला होता है हमारे सेल्स में, तो फोल्डिंग करनी होती है। जैसे डीएनए की फोल्डिंग हुई वैसे ही प्रोटीन्स की फोल्डिंग होती है। तो फोल्डिंग डिफरेंट तरीकों से होती है, जिनमें दो बहुत कॉमन तरीके हैं, एक अल्फा हेलिक्स वाला और एक बीटा प्लीटेड शीट्स वाला। अल्फा हेलिक्स में क्या होता है कि चेन एक स्प्रिंग की शक्ल ले लेती है, फोल्ड करती है खुद को स्प्रिंग की तरह, और उस स्प्रिंग के या उस हेलिक्स के एक टर्न में 3.6 अमाइनो एसिड्स आती हैं। अच्छा, बीटा प्लीटेड शीट्स में क्या होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे पास एक लंबा सा धागा है और मैंने उसको फोल्ड किया, लेंथ आधी हो गई, फिर फोल्ड किया तो समझ लो लेंथ 1/4 हो गई। बीटा प्लीटेड शीट्स बनती हैं उस चेन की फोल्डिंग बैक से। अब क्या है, बहुत सारी प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जिन्हें यही धागे की तरह का स्ट्रक्चर चाहिए होता है, उन्हें कोई गोल स्ट्रक्चर नहीं चाहिए है। अगर कल का लेक्चर आपने लिया हो तो शायद आपको याद होगा, फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं और ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होती हैं। फाइब्रस प्रोटीन धागे की तरह होती हैं। तो फाइब्रस प्रोटीन्स को क्या जरूरत है अगले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होने की? बस उसका काम तो हो गया। तो हमारे पास एग्जाम्पल है केराटिन की। केराटिन एक फाइब्रस प्रोटीन है जिसकी फाइनल शेप ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है, अगले लेवल्स में वो नहीं जाती। लेकिन कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें अगले लेवल में जाना होता है, क्योंकि उन्हें ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, उन्हें स्फेरिकल स्ट्रक्चर चाहिए। तो फिर अगला लेवल आता है और वो है टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या हुआ कि वो हेलिक्स अब फोल्ड होता है अराउंड इटसेल्फ टू फॉर्म ए स्फेरिकल स्ट्रक्चर। अब फोल्डिंग आप देखें कि किस तरीके से होती है। शायद आपको ये बात याद हो कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स वाटर में सोलिबलाइज हो जाती हैं। तो वो कैसे सोलिबलाइज होती हैं उसकी वजह आज आपको पता चलेगी। हमें पता है कि एक ही प्रोटीन के अंदर हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स भी होते हैं और हाइड्रोफोबिक भी होते हैं।
अब अगर सीधी शीट की फॉर्म में प्रोटीन हो तो हाइड्रोफिलिक भी उस शीट के बाहर वाली साइड पे होंगे, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स भी होंगे। तो वो वाली प्रोटीन तो फिर वाटर में डिसॉल्व नहीं ना हो पाएगी अपनी हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स की वजह से। हाइड्रोफोबिक जो चीज़ होती है वो वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करती। तो जब फोल्डिंग होती है टर्शरी स्ट्रक्चर में तो सारी की सारी हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स को उस स्फीयर के दरमियान में इकट्ठा कर दिया जाता है और ऑन द मार्जिन सारी हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स होती हैं। अब गुच्छा एक बन गया। अब क्या है कि जब तक उस गुच्छे को कहीं कहीं से टाई ना किया जाए तो वो मेंटेन नहीं रहेगा, वो थोड़ी देर बाद शायद खुल जाएगा। तो बॉन्ड्स बनते हैं। फिर कौन कौन सा बॉन्ड बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड्स बन सकते हैं और इस तरह से एक वेल मेंटेन्ड स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। मायोग्लोबिन हमारे पास एग्जाम्पल है। ये एक ऐसी प्रोटीन है जिसका फाइनल स्ट्रक्चर टर्शरी स्ट्रक्चर ही होता है। मायोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन आपको एक जैसे नाम लग रहे हैं, दोनों का फंक्शन एक ही है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। बस फर्क ये है कि मायोग्लोबिन मसल्स में होती है और ये एक ही चेन से बनती है, जबकि हेमोग्लोबिन का आपको पता चल चुका ये 4 चेन्स पर मुश्तमिल है। अच्छा, आगे चलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की तरफ। और हमने बात की कि एक ही प्रोटीन में 2 चेन्स या 3 या 4 या इससे भी ज्यादा चेन्स हो सकती हैं। तो क्या हुआ कि वो चेन्स अगले लेवल्स में एंटर होती गई और इंडिपेंडेंटली वो फोल्ड करती गई हत्ता कि वो टर्शरी स्ट्रक्चर तक पहुंच जाएं। जैसे हमने कहा हेमोग्लोबिन में 4 चेन्स हैं, तो इसका मतलब है कि 4 गुच्छे बन चुके टर्शरी स्ट्रक्चर तक। अब क्या है कि उन चारों गुच्छों को आपस में जोड़ा जाएगा और इस जोड़ने के लिए डिफरेंट बॉन्ड्स बनते हैं, जैसे हाइड्रोफोबिक बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। जब ये चारों जुड़ गए तो फिर हम कहते हैं कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन गया। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हमें नजर आता है हेमोग्लोबिन में। 4 चेन्स हैं, 4 गुच्छे बने, वो चारों आपस में जुड़ गए। बस यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है। और अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो, हमारी तरफ से कुछ वैल्यू आपको मिली हो, तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमें भी कुछ खुशी मिले। और आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।